मॉडर्न हिस्ट्री वीक 1 ग्रैंड एंट्रेंस इन द ग्रेट फॉल एनहेंस्ड वाला वो पढ़ना है हमको। पहला देखते हैं द डिक्लाइन ऑफ द माइटी मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ 18वीं शताब्दी के अंदर। और क्योंकि वो डिक्लाइन हो गया था उसी की वजह से आगे यूरोपियंस रूल कर पाए भारत के ऊपर। तो लिखा है द 18th सेंचुरी wasn't just a bad hair day for the मुगल्स। 18वीं शताब्दी सिर्फ मुगल्स के लिए खराब नहीं थी बल्कि इट वॉज एंटायर सेंचुरी ऑफ वॉट कुड गो रॉन्ग डिड गो रॉन्ग। क्या गलत हो सकता था और क्या क्या गलत हुआ। देयर वंस colossal empire started shrinking faster than a wool sweater in a hot wash। जैसे गर्म पानी के अंदर जो वूल या वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, इसी तरीके से मुगल एम्पायर श्रिंक कर गया। और जैसे ही मुगल एम्पायर श्रिंक कर गया तो ये जो पावर थी, पावर का एक केंद्र खाली हो गया भारत में। उस केंद्र को किसने भरा या उस वैक्यूम को किसने भरा, यूरोपियंस ने। अब पहला देखते हैं कॉजेस फॉर डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। ये प्रीलिम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कॉजेस थे। मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला कॉज वीक सक्सेसर्स एंड द गेम ऑफ थ्रोन्स। औरंगजेब जब मरा 1707 में, ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद में जितने भी मुगल राजा है उनको बोला जाता है लेटर मुगल्स। वो जो लेटर मुगल्स थे दे वर मोस्टली इनफेक्टिव रूलर्स। वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, ज़्यादा अच्छा रूल नहीं था उनका। वो लोग प्लेजर्स में, घूमने घामने में, अपनी दौलत वगैरह में, शान सज्जा में ज़्यादा एक तरीके से महदूद रहते थे, गवर्नेंस में कम रहते थे। बेसिकली ये मान के चलो ऐसे एम्परर्स जो कि नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, बस उनको घूमने घामने आराम करने से मतलब होता है, रूल करने से ज़्यादा मतलब नहीं है। दूसरा, कांस्टेंट वॉर ऑफ सक्सेशन। जो ये लेटर मुगल्स आएंगे इनमें बहुत बार तख्त पे काबिज होने के लिए या फिर राजा बनने के लिए वॉर होते रहे, जिससे जो रिसोर्सेस थे, जो प्रेस्टीज थी मुगल एम्पायर की, वो डाउन हुई। फॉर एग्जाम्पल बहादुर शाह फर्स्ट, इसने काफी ज्यादा ब्रूटल युद्ध लड़े अपने भाइयों के खिलाफ राजा बनने के लिए। तीसरा, फारुख शियार। फारुख शियार एक मुगल राजा था जो कि 1713 से 1719 तक मुगल बादशाह बन के रहा। और ये पपेट था, कठपुतली था। किसका, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर कुछ नहीं थे, उस नोबल थे। प्रधानमंत्री या बड़े बड़े जो मंत्री होते थे उनको नोबल कहा जाता था। तो सैयद ब्रदर्स, दो सैयद भाई थे, वो लोग मंत्रालय में पोस्टेड थे और बेसिकली उनकी कठपुतली था ये फारूक शियार। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक सक्सेसर्स के, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर बाद में विखंडित हो गया है, फिर कमजोर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट रीजन है ओवर पावरफुल नोबिलिटी एंड फैक्शनलिज्म। जो नोबिलिटी है मतलब आपकी जो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। मतलब ब्यूरोक्रेट या फिर जो मिनिस्टर लोग कहते थे वही राजा करता था, राजा बेसिकली कठपुतली बन गया था। तो बहुत ज़्यादा नोबल्स का पावरफुल हो जाना ये भी एक समस्या थी। दूसरा था फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म मतलब अलग अलग ग्रुप बने हुए थे मंत्रालय में, मंत्रियों में, जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें। कुछ मुसलमान थे जो ईरानी थे, कुछ अफगानी थे, कुछ हिंदुस्तान के ही थे, हिंदुस्तानी थे। तो इन लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना रखा था, तो अच्छे से काम नहीं हो पाता था। ये लोग ग्रुपिज्म करते रहते थे, जैसे लोग स्कूल कॉलेजेस बाकी और जगह ऑफिस में करते रहते हैं, इसी तरीके से। दूसरा है सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स का भी हमने नाम सुना था, फारूक शाह नाम का एक रूलर था जो कि किसका पपेट था, सैयद ब्रदर्स का। तो सैयद ब्रदर्स जिसमें एक भाई का नाम है अब्दुल्ला खान, दूसरे भाई का नाम है हुसैन अली खान। बेसिकली ये किंग मेकर्स बन गए थे। ये जिसको चाहते थे उसको तख्त पे बैठा देते थे, जिसको चाहते थे उसको हटा देते थे। इन्होंने एटलीस्ट चार लोगों को राजा बनाया था, हटाया था, बनाया था, हटाया था। तो बेसिकली यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मुगल्स जो हैं वो खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं राज्य को, बल्कि उनके जो नोबल्स हैं या उनके जो मंत्री हैं
वो उनको कंट्रोल करने लगे उल्टा। तीसरा आता है जागीरदारी और मनसबदारी क्राइसिस। हमें पता है जागीरदारी मनसबदारी क्या था। जागीरदारी क्या होता है, इसमें जो बड़े रैंक के ऑफिसर या फिर ऑफिशियल्स होते हैं, उनको मुगल राजा किसी एक जगह की जागीर दे देता था। उस पर्टिकुलर जगह से जो भी रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू से ही उस पर्टिकुलर ऑफिसर को उसकी सैलरी वगैरह मिलती थी। उसे बोलते थे जागीरदारी सिस्टम। अब क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स हो गए थे मुगल एम्पायर में, लेकिन जो जागीर थी वो कम थी। बेसिकली रेवेन्यू कम आता था, लेकिन लोग ज्यादा दे दिए थे, या लोगों को पद ज्यादा बांट दिए गए थे। बेसिकली जैसे ये मान के चलिए आप कि सरकार ने सरकारी नौकरी तो बहुत ज्यादा बांट दी, लेकिन सरकार को उनको पैसा देने के लिए ज्यादा नहीं है। तो ये वाला हिसाब हो गया था। तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था राजकोष का, ये सारी चीजें। मनसबदारी सिस्टम, हर किसी को रैंक बांट देना, राजा खुश हो जाता था तो उसको रैंक बांट दी, इसको रैंक बांट दी, अब उसी रैंक के हिसाब से उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें मिलके इनएफिशिएंट बना रही थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को। अगला है राइज ऑफ रीजनल पावर्स। अब जैसे जैसे मुगल एम्पर हमने देखे कमजोर हो गए, उनका रेवेन्यू कमजोर हो गया, राजा इतने पावरफुल नहीं थे, बस अपने आराम में लगे रहते थे, ना लड़ने जाते थे ना कुछ करते थे। तो जो जगह जगह अलग अलग रीजन के अंदर लोकल राजा थे, वो इमर्ज करने लगे, वो इंडिपेंडेंट होने लगे। जैसे बंगाल को आजाद घोषित कर दिया मुर्शीद कुली खान ने, अवध को सादत खान ने, हैदराबाद को निजामुल मुल्क ने। बेसिकली ये तीनों लोग क्या थे, तीनों लोग पहले मुगल एम्पायर के अंदर ही काम करते थे। जब उन्होंने देखा कि हमारा राजा तो वीक हो गया है, तो उन्होंने बोला अब ये वाला जो एरिया है वो उसका राजा मैं बन जाऊंगा। तो बंगाल मुर्शीद कुली खान, अवध सादत खान, हैदराबाद निजामुल मुल्क। बाकी कुछ और ग्रुप, मराठा अपने अलग स्वतंत्र होने जा रहे थे, महाराष्ट्र में दक्कन में, सिख नॉर्थ इंडिया में, जाट राजपूत राजस्थान या फिर दिल्ली के आसपास, ये सब। अगला रीजन है इकोनॉमिक बैंक्रप्सी। इकोनॉमिक रूप से जो मुगल एम्पायर था वो कमजोर हो गया था। औरंगजेब के जो युद्ध थे वर्सेस मराठास, औरंगजेब ने बहुत सालों तक युद्ध लड़ा मराठास के खिलाफ, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन क्योंकि युद्ध लड़ते हैं तो पैसा खर्च होता है, सैलरी देनी पड़ती है, और इन सब में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो गया कि मुगल एम्पायर की वित्तीय स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। लेटर मुगल्स एंड नोबल्स, जो लोग ऑफिसर बने, जो लोग मंत्री बने, खुद राजा बने लेटर मुगल, वो बहुत ज्यादा अपने शान शौकत में पैसा खर्च करते थे। तो इस चक्कर में उन्होंने भी राजकोष को खाली कर दिया, सॉरी। फिर लगातार वॉर की स्थिति, कोई ना कोई लूट के ले जाता था, कोई ना कोई आ जाता था। अभी हम पढ़ेंगे कि किस किस ने लूटा था लेटर मुगल्स को, कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी आए थे जिन्होंने मुगल्स लेटर मुगल्स को क्षति पहुंचाई है, फिर उनसे सामान लूट के चले गए। अगला है एक्सटर्नल इन्वेजन, यानी बाहर से कौन कौन से विदेशी आक्रांता आए जिन्होंने इन्वेड किया मुगल एम्पायर को और बहुत सारा खजाना लूट के लेके गए। इंपॉर्टेंट है नादिर शाह इन्वेजन। नादिर शाह आया था 1739 में। ये कहाँ से आया था, ये ईरान की तरफ से आया था, पर्शिया या ईरान एक ही बात है। नादिर शाह ये आया दिल्ली में। दिल्ली में उस समय जो मुगल राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इसको उसने हराया बैटल ऑफ करनाल में, करनाल हरियाणा में है। पूरी दिल्ली को लूट लिया इसने। कोहिनूर डायमंड और जो पीकॉक थ्रोन था वो उठा के ले गया। तो अभी हमने देखा कि बाहर से आक्रांता आया और उसने पूरी तिजोरी खाली कर दी, किसकी, मुगल एम्पायर। फिर अहमद शाह अब्दाली, सिमिलरली उसके बाद में नादिर शाह 1739 में आया था। अहमद शाह अब्दाली 10 साल बाद 1748 में आना शुरू हो गया, और ये बार बार आता था जब जब इसे जरूरत पड़ती थी। ये मुगल एम्पायर को एक तरीके से चैलेंज करता था और लूट के ले जाता था भारत में से। तो अहमद शाह अब्दाली आया था 1748 से 1767 तक, भारत में आता रहा, अलग अलग जगह विभिन्न जगह लूटपाट करके वापस जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मराठास के साथ में इसकी बैटल हुई थी हरियाणा में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, और मराठा हार गए थे।
मराठा उस समय तक बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे, लेकिन क्योंकि 1761 में अहमद शाह अब्दाली से हार गए तो मराठा कमज़ोर हो गए। और इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने सोचा अब तो मुगल भी कमज़ोर हैं, मराठा भी कमज़ोर पड़ गए हैं, अब हमारे सिवा ज़्यादा कोई है नहीं इसमें, तो हम चलो भारत को थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कैप्चर कर लेते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे जो लेटर मुगल्स हैं यानी औरंगजेब के बाद वाले मुगल्स हैं या मुगल एम्पायर है उसकी स्थिति खराब होती थी। तो पूछा जाता है कि स्थिति क्यों खराब हो रही थी, कौन से ब्रदर्स थे जो कंट्रोल करते थे एज अ पपेट मुगल राजाओं को, अहमद शाह अब्दाली कौन था, नादिर शाह कौन था, ये सब बात है। अब अगर हम स्टोरी टाइम देखें, स्टोरी टाइम में लिखा हुआ है सैयद ब्रदर्स के बारे में। सैयद ब्रदर्स क्या थे? द अनक्राउंड किंग्स, ऐसे राजा थे जिन्होंने बस ताज नहीं पहन रखा था। वो थे ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन कंट्रोल करते थे वो राजा को। तो ये उनकी कहानी लिखी हुई है उसके अंदर। अब अगले वाले पेज पे 1.2 वाला टॉपिक है लेटर मुगल्स के जो इम्पोर्टेंट राजा हैं और उनकी टाइमलाइन, कौन से समय से कौन से समय तक रहे थे, वो दिया गया है। कभी कभी डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा राजा लेटर मुगल में कौन से सन में रूल कर रहा था या उसका क्या नाम था। तो 1707 में जब औरंगजेब मारा गया उसके बाद में कौन राजा बना? बहादुर शाह फर्स्ट। देखो यहाँ लिखा है 1707 से 1712 तक बहादुर शाह फर्स्ट राजा रहा। इसका निकनेम क्या था? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर क्यों था इसका निकनेम? इसलिए था क्योंकि ये बेखबर रहता था, इसे पता ही नहीं था इसके राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा, जब बहादुर शाह फर्स्ट मर गया उसके बाद में आया 1712 से 1713 में एक साल के लिए जहेंद्र शाह। जहेंद्र शाह नाम का मुगल एम्परर है और इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? इजारा। लिखा हुआ है नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग इजारा, रेवेन्यू फार्मिंग। रेवेन्यू फार्मिंग क्या होती है? रेवेन्यू फार्मिंग होती है रेंट पे फार्म करवाना। बेसिकली इसको बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बस हमें ये समझ लेते हैं कि जहेंद्र शाह ने क्या इंट्रोड्यूस किया? इजारा। जैसे एकता किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने। सिमिलरली इजारा किसने इंट्रोड्यूस किया? जहेंद्र शाह ने। ये सिर्फ एक साल राजा रहा। फिर अगले साल कौन राजा बन गया 1713 से 1719 तक? फारुख शियार, वही जिसका नाम अभी हमने सैयद ब्रदर्स के साथ में पढ़ा था। और फारुख शियार ने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स वाले, जिन्होंने मतलब उस फरमान में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई थी कि आप हमको बिना टैक्स दिए हुए बंगाल में ट्रेड कर सकते हो, आपके सिक्के हमारे मुगल सल्तनत में भी चलेंगे। इस तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी ब्रिटिशर्स के लिए, वो इसने साइन की थी। इसलिए इसे बोला जाता है गोल्डन फरमान और फारूक शाह। अब जब फारूक शाह मर गया उसके बाद में कौन आया 1719 से 1748 के बीच में? मोहम्मद शाह रंगीला। ये सबसे ज्यादा समय तक रूल करने वाला लेटर मुगल था। इसका नाम रंगीला क्यों रखा गया? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा प्लेजर लविंग था, इसे कहीं मतलब रूल करने में इतना ज्यादा ये विश्वास नहीं करता था, बस लुफ्त उठा रहा था। वो बहुत ज्यादा खर्चा करता था अपने ऊपर। और इसी के टाइम पे नादिर शाह का इन्वेजन हुआ और नादिर शाह क्या लूट के लेके गया? कोहिनूर, डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन। फिर 1954 से 59 में नया राजा आया, उसका नाम था आलमगीर सेकंड। ये कब था मुगल एम्परर के अंदर राजा? जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो बस इंपॉर्टेंट नाम क्या पूछ लेता है कभी कभी कि जब बैटल ऑफ प्लासी हो रही थी 1757 में तो मुगल एम्परर कौन था? तो वो था आलमगीर सेकंड। फिर 1759 से 1806 में कौन आया? शाह आलम टू। ये कब था राजा? जब बैटल ऑफ बक्सर हो रही थी। तो दोनों बार पूछ लिया जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी में रूलर कौन था मुगल्स का? आलमगीर सेकंड। बैटल ऑफ बक्सर में कौन था? शाह आलम टू। और इसी ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे साइन किया था, याद करिए। बैटल ऑफ बक्सर क्या थी? अवध का राजा, मुगल राजा और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलके लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन ये हार गए थे, मीर कासिम मारा गया था। शाह आलम टू और अवध का राजा शुजाउद्दौला, इन दोनों को बंधक बना लिया था, लेकिन इनको छोड़ दिया था। लेकिन
जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवाई थी, जिसमें अवध के राजा से तो पैसे लिए थे और मुगल एम्परर से ये बोला था, अब मुझे यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तुम दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन के राइट्स दोगे बंगाल के अंदर, और हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये वही शाह आलम है। तो जब शाह आलम मर गया तो लास्ट राजा कौन आया? 1837 से 57 जो रहा, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड। तो ये पूरी टाइमलाइन है, सिंपल सी टाइमलाइन है, और इससे क्वेश्चन आ जाता है, अगर आना होता है तो इन्हीं में से आएगा। अब इसके मॉक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं मॉक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि दो ही दे रखे हैं। तो ये पहला टॉपिक है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आए? बेसिकली ये उनकी बिजनेस ट्रिप थी, जिसके वजह से वो आए थे भारत में, लेकिन बाद में भारत को ही कैप्चर कर लिया उन्होंने। अब 2.1 टॉपिक, ड्राइविंग फोर्स, व्हाई रश टू इंडिया। बेसिकली क्यों आना चाहते थे वो इंडिया में, यूरोपियंस? क्यों भागे वो इंडिया की तरफ? पहला, ल्यूर ऑफ स्पाइसेस एंड वेल्थ। यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडियन स्पाइसेस की, मसालों की, पेपर, कार्डमम, क्लोव। बाकी टेक्सटाइल में कॉटन, सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन्स इनकी। तो काफी ज्यादा महंगे बिकते थे यूरोप में ये इंडियन सामान, इसलिए उनको लेने आना था ये। दूसरा, जो इंडिया से यूरोप तक जमीनी रास्ता है वो ब्लॉक हो गया था, यानी एक तरीके से उसमें व्यवधान आ गया था। क्यों? टर्की के थ्रू। बेसिकली टर्की एक गेट है, यानी टर्की जिस जो देश जहां पर है, बेसिकली वो एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है। तो क्योंकि टर्की के अंदर ऑटोमन टर्क्स का शासन हो गया था, तो वो यूरोपियन ट्रैवलर्स को या फिर यूरोपियन बिजनेसमैन को अपने थ्रू एशिया तक जाने नहीं देते थे। तो इनको बिचौलियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक घर में नहीं जा पाऊँ, बीच वाला जो पड़ोसी है वो मुझे जाने नहीं देता। मुझे अगर कोई भी चीज़ पहुंचानी है उस घर तक या उस घर से लेके आनी है तो मुझे पड़ोसी के थ्रू लानी पड़ेगी। तो ये वाला हिसाब हो गया था। तो जो ऑटोमन टर्क थे वो बीच में व्यवधान खड़ा करते थे, ट्रेड नहीं करने देते थे डायरेक्टली यूरोप को इंडिया से। तो इन्होंने सोचा जमीन के थ्रू तो ब्लॉक हो गया रास्ता, तो अब देखते हैं समुद्र के थ्रू हम जा सकते हैं कि नहीं। इसलिए समुद्री जो रूट्स थी उनको डिस्कवर करने की बेसिकली होड़ लग गई कि इंडिया तक कैसे पहुंचा जाए समुद्री रास्ते से। थर्ड रीजन है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म बेसिकली एक तरीके की इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है, जिसमें देश सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करूं अपनी चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर इकट्ठा करूं। देश या फिर कोई राजा अगर ये सोचे कि मेरा देश ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड सिल्वर जो महंगी महंगी सामग्री है वो इकट्ठा करने, उसे बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। तो जैसे ही वो इंडिया में आए, इंडिया के वीक राजाओं को देखा तो उन्होंने सोचा कि इसको तो हम कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ से सोना, सिल्वर, रॉ मटेरियल्स हम अपने देश में ले जाएंगे। तो ये वाला एक फैक्टर भी था। अगला फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। उनके पास शिप बनाने की अच्छी टेक्नोलॉजी थी, नेविगेशन, कंपास वगैरह उनके पास अच्छे थे, प्लस मैप बनाना, कार्टोग्राफी, ये सब चीज़ों में भी वो स्किलफुल थे। तो वो अच्छे से समुद्र में ट्रैवल कर सकते थे और इंडिया तक पहुंच गए। लास्ट रीजन है रिलीजियस जील। ऐसे बहुत सारे मिशनरीज या ऐसे बहुत सारे चर्च के बंदे भी थे जो कि क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाना चाहते थे। तो ऐसे भी लोग थे जो इंडियन स्पाइसेस या गोल्ड वगैरह के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो किस लिए आए थे? इंडिया में चर्च का विस्तार करने के लिए, क्रिश्चियनिटी का विस्तार करने के लिए। तो ऐसे भी यूरोपियंस। तो अभी हम बस इतना देखते हैं। कल देखेंगे कि कौन कौन यूरोप के देश किस किस क्रोनोलॉजी में, किस किस पैटर्न में, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, पहले किसी ने कहाँ पे फैक्ट्री लगाई, बाद में कहाँ लगाई, ये सारी चीजें देखेंगे। अभी इतना।
हम देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं।